खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। रामनगर शहरी विकास और कोविड-19 प्रभारी मंत्री बंशीधर भगत ने क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट के साथ रामनगर चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने पीपीपी मोड पर संचालित रामनगर चिकित्सालय की व्यवस्थाओं पर नाराजगी व्यक्त करते हुए व्यवस्थाएं शीघ्र चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश चिकित्सालय प्रबंधक को दिए। आपको बता दें कि रामनगर के सरकारी चिकित्सालय में मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा इसे पीपीपी मोड पर किया गया है, मगर पीपीपी मोड पर दिए जाने के बाद भी मरीजों और क्षेत्रवासियों द्वारा उचित स्वास्थ्य सुविधाओं को लाभ न मिलने पर प्रबंधकों को फटकार भी लगाई गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि चिकित्सालय में उचित स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने के कारण मरीजों को प्राइवेट चिकित्सालयों में महंगे दामों पर उपचार कराने के लिए मजबूर होना पड़ता है। विधायक जी ने मेरे यहाँ की स्थिति के बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ये अस्पताल की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है, तो मैंने कहा मैं आता हूँ। तो आज मैंने देखा सबसे पहले ब्लड बैंक जो 2007 में यहाँ स्वीकृत हो गया था वो अभी तक खुला नहीं है, एक बहुत बड़ी खेत का विषय, जबकि 3 महीने पहले उसका लाइसेंस भी इनको मिल चुका है, सारा कुछ हो चुका है। तो आज पीपीपी मोड के जो यहाँ पर सबसे सीनियर्स लोग हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह में हम इसको चालू कर देंगे। ये कोविड सेंटर बनने जा रहा है, तो उसके लिए 100 बेडों की तैयारी हो रही है, पाइपलाइनें बिछ रही हैं। इन्होंने कहा कि 5 दिन में ये काम फुल हो जाएगा, लेकिन कोविड सेंटर घोषित सरकार करेगी। तो प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में नर्सों की भर्ती को लेकर हो रही परीक्षा का पूरे उत्तराखंड राज्य की संविदा स्वास्थ्य विभाग की नर्सों ने भारी दुख जताया और उत्तराखंड शासन के इस फैसले का विरोध करने का मन भी बना लिया। उनका कहना है कि वो पिछले 8 साल से स्वास्थ्य विभाग के लिए दिन रात काम कर रही हैं और लगभग पिछले 1.5 साल से कोरोना को लेकर रात दिन जोखिम उठाने आने वाले मरीजों की सेवा भी करती हैं। उन्हें एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती। कुछ नर्सें कोरोना पॉजिटिव और कुछ क्वारंटाइन भी है। ऐसे में वो आने वाले एग्जाम को कैसे दे पाएंगी। उनका कहना है कि वो सरकार से ये कहना चाहते हैं कि पूरे उत्तराखंड राज्य में लगभग 450 नर्सें फ्रंटलाइन में पहले काम कर रही हैं, उनको पक्का करना चाहिए, फिर उसके बाद ही रिक्त पदों की भर्ती करनी चाहिए। विरोध करने वालों में स्वाति शर्मा, दीप्ति कंपर, हानि लियाल, संगीता सिंह, कमला पांडे, रुचि, सुष्मिता सहित कई अन्य नर्सें भी शामिल हैं। उत्तराखंड में जो ये नर्सिंग की डेट मिली है, हमको सिर्फ 10 दिन का इसमें टाइम दिया गया है। कल ही हमको ये पता चला है कि 28 तारीख को नर्सिंग के पेपर कराए जा रहे हैं। तो हमारा सरकार से ये कहना है कि आप इतने शॉर्ट टाइम पे हमको नोटिस दे रहे हैं, मात्र 10 दिन हमको दे रहे हैं अपनी तैयारी करने के लिए। ऐसे में जो ऑलरेडी यहाँ पे जो ड्यूटी कर रहे हैं कोरोना वॉरियर्स जो हैं, वो दिन रात अपनी सेवाएं यहाँ पे दे रहे हैं, वो ऐसे में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग ड्यूटी का हमारा कोई टाइम ही नहीं होता है। 8-8 घंटे हम लोग ड्यूटी करते हैं, ना तो हमारे पास छुट्टी है, ना ही हमारे पास एग्ज़ाम करने की तैयारी है। हम ये चाहते हैं, हम शासन या प्रशासन से अपनी बात ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो ये कोरोना की ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से मेंटल फ्री होकर करें। तो सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि थोड़ा इस एग्ज़ाम को आप पोस्टपोन कर दें। तो एक तरफ जहां पहाड़ों में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग के चौकीकरण का और नालियों के निर्माण का कार्य भी चल रहा है। सड़क चौकीकरण के दौरान अतिक्रमण की सूचना भी मिल रही है। आपको बता दें कि मामला कर्णप्रयाग तहसील के गोचर का है, जहां व्यापार संघ अध्यक्ष और व्यापारियों द्वारा एसडीएम को ज्ञापन देकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की सूचना दी गई। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीएम भैरव गुप्ता द्वारा NHIDCL, ग्रीफ और जल संस्थान के अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए गए। तो खबर चमोली से, जहां एक तरफ पहाड़ों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है, बता दें आपको, इसी और दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग के चौकीकरण और नालियों के निर्माण का भी कार्य किया जा रहा है। सड़क चौकीकरण के दौरान अतिक्रमण की सूचना भी सामने आ रही है। ताजा मामला बताते चले आपको कर्णप्रयाग तहसील के गोचर से सामने आया, जहां व्यापारी संघ अध्यक्ष और व्यापारियों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की सूचना दी है। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एसडीएम वैभव गुप्ता द्वारा NHIDCL,
ग्रीफ और जल संस्थान के अधिकारियों को घटना के बारे में पूरी जानकारी दी गई और अतिक्रमण हटाने के भी निर्देश दिए गए। NH की रोड पर अतिक्रमण का मामला सामने आया था। इसमें राजस्व विभाग के हमारे राजस्व निरीक्षक के साथ यहाँ पर जो BRO के अधिकारी और NHIDCL के अधिकारी मौजूद थे। उनके सामने ही मौके पर ये भूमि नपवा दी गई है और 12 मीटर की जो रोड है वो NHIDCL में अपना होना बताया गया। उसके हिसाब से उसको नाप कर वहाँ पर उनका जो कब्जा जो BRO द्वारा जो घेरबाड़ करी गई थी उसको हटवा दिया गया है और अब कोई इसमें अतिक्रमण नहीं है। तो खबर डोईवाला से, जहां शहर के बाद गांव में कोरोना बढ़ने से लोग वैक्सीन लगाने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर पूर्व ग्राम प्रधान परमिंदर सिंह भाऊ ने बुल्लावाला, झबरवाला, खैरी और धर्मचक में वैक्सीन कैंप लगाए जाने को लेकर डोईवाला उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसको लेकर पूर्व प्रधान का कहना है कि जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए वैक्सीन लगाना अति आवश्यक होते जा रहा है। उत्तराखंड के डोईवाला के अंदर वैक्सीन लगाने को लेकर बात कही गई। बता दें आपको कि पूर्व ग्राम प्रधान परमिंदर सिंह भाऊ ने बुल्लावाला, झबरमऊ, झबरवाला, खैरी और धर्मचुक में वैक्सीन कैंप लगाए जाने को लेकर डोईवाला उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। पूर्व प्रधान का यह भी कहना है कि जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के लगातार संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए यहां वैक्सीन लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। कोरोना की दूसरी लहर, उत्तराखंड के अंदर भी कोरोना की दूसरी लहर में रोजाना मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना अब पहाड़ों तक जा गया है। डीजीपी महोदय से मांग की है कि 18 से 45 वर्ष तक के आयु वालों के लोगों के वैक्सीन लगाई जाए। तो युवाओं का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है कि युवा वर्ग जो है ब्लड डोनेट भी करता है, इसलिए युवाओं के लिए हमने मांग की है कि 18 से 45 वर्ष के आयु के लोगों को जो है कोविड वैक्सीन लगाई जाए। SDM महोदय जी को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में उन्हें अवगत करवाया गया कि 18 साल से 45 साल के जो व्यक्ति हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं उन्हें भी वैक्सीन की डोज लगाई जाए, क्योंकि कोरोना बहुत फैल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डोज लग जाएगी, ग्रामीणों को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमने पहले भी एक ज्ञापन दिया था जिसमें 45 से ऊपर वाले जो व्यक्ति थे उनकी डिमांड करी थी, उसका बहुत जल्दी कैंप लगने वाला है। और इसी वजह से हमने आज 18 से जो 45 साल वर्ष के व्यक्ति हैं उनको वैक्सीन लगाने के लिए माननीय उप जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि अभी डोज की थोड़ी शॉर्टेज है, जैसे ही वैक्सीन आ जाएगी तो हम ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगवाकर लोगों को इसका लाभ देंगे। तो खबर काशीपुर से, जहां डीजीपी अशोक कुमार ने मिशन हौसला के तहत जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, भोजन और इंजेक्शन निःशुल्क दिया। आपको बता दें कि बांसफोर्डान पुलिस चौकी प्रभारी रविंद्र बिष्ट, SI दीपक जोशी ने मानवता दिखाते हुए क्षेत्र के लोगों को सब्जी और फूल वितरण कर लोगों की मदद वो कर रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस लावारिस शव को कंधा देकर उनका अंतिम संस्कार भी कर रही है। तो उत्तराखंड के काशीपुर में कोरोना काल के अंदर पुलिस की दरियादिली देखने को मिल रही है। ये ताज़ा मामला आपको काशीपुर से बता रहे हैं, जहां डीजीपी अशोक कुमार ने मिशन हौसला के तहत जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, भोजन और इंजेक्शन दे रहे हैं। बांसफोर्डान पुलिस चौकी प्रभारी रविंद्र बिष्ट, SI दीपक जोशी ने मानवता दिखाते हुए लोगों को सब्जी और फल बांटे और लोगों की मदद की। साथ ही पुलिस लावारिस शवों को भी कंधा देते हुए नजर आ रही है। ये जो मिशन हौसला है डीजी सर द्वारा जो डिश चाहिए, वो खाना हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, बेड हो, या किसी की डेथ हो जाती है, किसी लावारिस शव हो, तो हर कोई कार्य पुलिस का कार्य बताया गया। तो आज बांसफोर्डान क्षेत्र में सब्जी फल बांट के अच्छा कार्य किया गया चौकी द्वारा। साथ ही साथ कोतवाली, काशीपुर, ITI और बाकी हमारे थानों द्वारा, कुंडा, जसपुर द्वारा भी खाना बांटने का काम, उसी के साथ ऑक्सीजन का काम हमने पूरे काशीपुर क्षेत्र में लास्ट 15 दिन से, बस आप चौकी पहुंच जाओ, आधे घंटे के अंदर हम लोग फ्री में आपको ऑक्सीजन दिलवाने की भी व्यवस्था की है। तो खबर हरिद्वार से, जहां आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से हुई मौतों पर पीड़ित परिवार को हुई क्षति की भरपाई के लिए दिए गए राहत पैकेज को ऐतिहासिक कदम बताते हुए स्वागत किया। उत्तराखंड सरकार से
मांग करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सरकार ऐसी ही व्यवस्था लागू करे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ओपी मिश्रा ने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने 4 बड़े कदम उठाते हुए कोरोना संक्रमण से पीड़ित परिवारों को राहत पैकेज देने का ऐलान किया, हम उत्तराखंड सरकार से भी अपील करते हैं कि वो उत्तराखंड में भी इस तरह के पैकेज को लागू करे और महामारी में दिल्ली सरकार से सीख लेते हुए इस तरह के पैकेज की घोषणा करे, क्योंकि इस महामारी में आज पूरा देश लड़ रहा है, उद्योग व्यापार सब चौपट हो गया है। आम आदमी सरकार से इस तरह की राहत पैकेज की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड मनीष कागरान जुड़ गए हैं। मनीष, दिल्ली में जो पहल देखने को मिली है, जो पहल अच्छा कदम उठाया है आम आदमी पार्टी ने, उसी के तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी मांग की जा रही है कि आम जनता की मदद की जाए। क्या कुछ ज्यादा अपडेट है आपके पास मनीष इसको लेकर? आप सुरभि, बिल्कुल आज जो आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने जो कोविड से जो जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जैसे कि जो कोविड में जो लोग जान गंवा दिए उनके परिवार को आर्थिक संकट उसमें पैदा हो गया है। जैसे कि अगर कोई अनाथ हो गए जिनके बच्चे, तो उनको सरकार जो दिल्ली सरकार है वो 2500 रुपए प्रति माह की, और जो एजुकेशन है 25 साल तक की जो एजुकेशन है वो उसको फ्री रहेगी। तो इस तरह की ये जो मांग है, इस तरह की जो दिल्ली सरकार ने पहल करी है, अब ये उत्तराखंड में भी उठने लगी है। यहाँ आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ की सरकार से भी अपील करी है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति एक भयानक है यहाँ पर, और प्रतिदिन जो मृत्यु दर है वो बढ़ती जा रही है यहाँ पर, ये रुक नहीं रही है मृत्यु दर यहाँ पर। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो लोग हैं उनका आर्थिक संकट भी पैदा हो गया, क्योंकि जो चला गया उसके पीछे जो परिवार है उसके आर्थिक संकट है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कहीं ना कहीं मामला कि जो कमाने वाला व्यक्ति था वही चला गया, तो उसके जो बच्चे हैं वो अनाथ हो गए उस तरीके से, तो उनको एक राहत पैकेज दिया जाए। जिस तरीके से दिल्ली सरकार 50,000 का राहत पैकेज दे रही है, तो उस तरीके से तर्ज पे डिमांड आम आदमी पार्टी ने भी करी है कि यहाँ पर उत्तराखंड की सरकार भी इस तरह का राहत पैकेज यहाँ के लोगों को दे, जिससे कि जो कोरोना है, जो आपदा है, आपदा में जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं इस आपदा से, उनको एक ना कोई सहायता मिले, जिससे कि उनका जो परिवार है वो चल सके। सुरभि, बिल्कुल मनीष, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। ऐसे छोटे छोटे बच्चे जिनके माँ बाप कोरोना में नहीं रहे, और ऐसा परिवार जिसमें कि जो कमाने वाला व्यक्ति था जिसकी कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई है, उनकी सहायता के लिए पहली बार दिल्ली सरकार सामने आई है और उनकी मदद के लिए उन्होंने 4 घोषणाएं की हैं, जो मैं आपको बताया है, जिसमें कि अगर किसी भी परिवार में कोई हताहत हुआ है तो उसको 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिसके भी घर में अगर बच्चे अनाथ हो गए हैं तो उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार लेगी, और साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनको 2500 रुपये की एक सहायता राशि 25 साल तक दिल्ली सरकार उनको देगी। तो लक्सर से बड़ी खबर, खानपुर गांव में 9 व्यक्ति हुए कोरोना पॉजिटिव। कंकर खता गांव में भी 2 व्यक्ति संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित व्यक्तियों तक पहुंचाई कोरोना किट। तो लक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर, 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। खानपुर गांव में कुल 9 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। कंकर खता गांव में भी 2 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताते चले कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित व्यक्तियों तक कोरोना की किट पहुंचाई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बता दें आपको कि लक्सर के अंदर कुल 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना संक्रमित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी संक्रमित व्यक्तियों को कोरोना की किट पहुंचाई गई। बता दें आपको कि कंकर खता गांव में भी 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लक्सर के अंदर कुल 9 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। पहाड़ों के अंदर भी अब संक्रमित का आंकड़ा बढ़ा है। कोरोना अब पहाड़ों तक जा पहुंचा है। उत्तराखंड में भी रोजाना मरने वालों की संख्या और संक्रमितों की संख्या बेकाबू होती जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको, खानपुर के अंदर कुल 9 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता गोविंद चौधरी जुड़ गए हैं। गोविंद, गांव के अंदर कुल 9 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, क्या स्थिति है अभी? क्या और भी
उम्मीद है कि और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है। गोविंद जी बिल्कुल सुरभि, बताना चाहूंगा जिस तरह से लक्सर क्षेत्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। लोगों के जगह जगह स्वास्थ्य विभाग की ओर से सैंपलिंग कराई जा रही है। जिस तरह से लक्सर तहसील क्षेत्र के खानपुर में जो है एक कैंप दोबारा लगाकर एक सैंपलिंग की गई थी। लगातार उस गांव में लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई यहाँ पर जांच नहीं हुआ है, कोई सैंपलिंग नहीं हुई है। तो लगातार लोगों में बुखार के चलते कई ग्रामीण जो है इस डर के साये में और कई बीमारी से ग्रस्त थे। तो जब ही स्वास्थ्य विभाग ने वहां पर कैंप लगाकर जब जांच की गई तो फिर भी बताना चाहूंगा जिस तरह से जांच हुई है उसमें 104 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें लगभग 50 लोगों में से 11 लोगों की जो है रिपोर्ट जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे गांव को जो है सील कर दिया गया है, लोगों को आइसोलेट होने के लिए कहा गया है। लेकिन लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है वहां पर चप्पे चप्पे पर जो है खासा निगरानी रखे हुए है। लेकिन वहां पर जो स्वास्थ्य विभाग ने जो है कोरोना किट जो लोग जो पॉजिटिव आए थे तो वहां पर कोरोना किट भी दी गई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है फिर भी जिस तरह से कोरोना किट में ग्लव्स और थर्मामीटर वहां पर सभी किटों में गायब मिले, ये एक सवालिया निशान भी यहाँ पर बनता है। जी सुरभि। बिल्कुल गोविंद, तमाम जानकारी के लिए और हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता गोविंद चौधरी। तो अगली खबर भी लक्सर से ही है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन के पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे और लोगों को घर पर ही रहने की सलाह भी दी। एसएचओ ने कहा है कि जो भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा या फिर घर से बिना किसी काम के घूमता हुआ नजर आएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए पुलिस प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। आप ये तस्वीर उत्तराखंड के लक्सर से देख रहे हैं। लक्सर के अंदर आप जो भी लोग बेवजह घर से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, वो चाहे अपने गाड़ी से बेवजह घूमते हुए दिखाई दिए या फिर पैदल, ऐसे लोगों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन चालानी कार्रवाई का सहारा ले रहा है। ऐसे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं, वाहन जब्त किए जा रहे हैं। एसएचओ का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना गाइडलाइन नहीं मानने वालों पर पुलिस प्रशासन काफी सख्ती बरतेगा। कोरोना को देखते हुए एक साथ एक पैदल मार्च निकाल के लोगों को एक सेंस डेवलप करने का प्रयास किया है कि कोरोना से सतर्क है, भीड़ न मचाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। लोग अभी भी इस बात को समझ नहीं रहे, इसलिए हम पुलिस वालों द्वारा एक पैदल मार्च निकाला गया और लोगों को जागरूक किया गया और साथ में हमारे पास चेकिंग भी की जा रही है। जो लोग फालतू घूम रहे हैं उनके विरुद्ध हम चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। अगली खबर भी लक्सर से ही, जहां अस्पताल में जनता की सुविधा ध्यान में रखते हुए सीएससी को अपग्रेड किया जाएगा, जिसको लेकर विधायक संजय गुप्ता की मांगों पर मुहर लगाते हुए सीएम ने सीएससी को अपग्रेड कर पहले से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने को लेकर राज्य के संयुक्त चिकित्सालय बनाने की घोषणा कर दी। अगर विधायक की माने तो अस्पताल का निर्माण अगले महीने से ही शुरू हो जाएगा। तो लक्सर में अब अस्पताल में जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सीएससी को अपग्रेड किया जाएगा। विधायक संजय गुप्ता की मांगों पर मुहर लगाते हुए सीएम ने सीएससी को अपग्रेड कर पहले से और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए राज्य के संयुक्त चिकित्सालय बनाने की घोषणा की है। विधायक का कहना है अगर उनकी हम माने तो अस्पताल का निर्माण अगले महीने से शुरू होने वाला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता गोविंद चौधरी जुड़ गए हैं। गोविंद, कोरोना काल चल रहा है, अब उत्तराखंड के अंदर संक्रमण की बढ़ती रफ्तार, क्या ये वजह है कि संक्रमण को देखते हुए ये ऐसा फैसला लिया गया? बिल्कुल सुरभि, जिस तरह से बताना चाहूंगा लक्सर में जिस तरह से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन कोरोना के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, तो उसी को लेकर जो बीजेपी विधायक लक्सर से संजय गुप्ता है उन्होंने एक पहल की है और उन्होंने जो है मुख्यमंत्री से तीरथ सिंह रावत जी से मिलकर जो है लक्सर सीएससी को जो इसकी जो है अस्पताल के अपग्रेड होने के लेकर जो है एक प्रार्थना पत्र भी दिया है। हालांकि उसको लेकर भी जल्द जो है 1 माह के अंदर जो है यहाँ पर बड़ा अस्पताल देखने को मिलेगा। लोगों में जो एक मूलभूत सुविधा देखने को मिलेगी। जिस तरह से जो है संजय गुप्ता ने ये पहल की है तो कहीं ना कहीं जनता में भी एक रुझान सामने आया है। जी सुरभि।
बिल्कुल गोविंद, हमसे बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। ये तहसील लक्सर, ये खादर क्षेत्र अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसमें जो है औद्योगिक क्षेत्र भी है, जो सिविल अस्पताल है उसके सभी मानकों को यह क्षेत्र पूरा करता है। और यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं ये स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाओं से, और क्षेत्र में बहुत समय से मांग चली आ रही थी। तो मैंने हाथ जोड़कर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी के सामने इस समस्या को रखा, तो उन्होंने ये स्वीकार किया। उन्होंने उस पर मेरे पत्र पर घोषणा लिख दी और कहा शीघ्र इस पर काम शुरू हो जाएगा। मैं अपनी सरकार और संगठन का दिल से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो अगली खबर भी लक्सर से ही, जहां लक्सर में कोरोना कर्फ्यू के बावजूद बैंकों के बाहर लगने वाली भारी भीड़ पर प्रशासन अंकुश नहीं लगा पा रहा है। कोरोना के लगातार बढ़ते प्रकोप के बीच बैंकों की भीड़ होश उड़ा रही है। लक्सर के अधिकांश बैंकों के बाहर हर रोज आधा किलोमीटर तक लोगों की लाइन लगती है। ऐसे में कोरोना संक्रमण की चेन को कैसे ब्रेक किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कोतवाल प्रदीप चौहान ने बैंक के बाहर लगने वाली भीड़ को कम करने के निर्देश पर बैंक प्रबंधन को निर्देश दिए और साथ ही प्रबंधक ने लोगों को टोकन देकर अपने नंबर पर बैंक में आने की अपील की। बैंक आज 3 दिन बाद बैंक खुला तो आज ज़्यादा भीड़ थी, उससे कहा गया कि अपना गोला बनाए और एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवाने का प्रयास करें, और वहाँ पर इनको हिदायत दी थी कि गोले बनवाएं और किसी भी सोशल डिस्टेंस में। तो खबर काशीपुर से, जहां कोरोना वायरस की आपदा में सब एक दूसरे की सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें समाजसेवी संदीप सहगल गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही 500 लोगों को भोजन कराकर लोगों का उन्होंने पेट भी भरा। तो कोरोना काल में काशीपुर के अंदर समाजसेवी ने सहायता की है। बता दें आपको कि समाजसेवी संदीप सहगल ने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को की मदद की और साथ ही 500 लोगों को निःशुल्क भोजन भी कराया। भोजन अभियान चल रहा है वो निश्चित रूप से कोविड-19 के अंतर्गत जो हमारे संक्रमित लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मुहिम है, जिससे हमें अपनी अंतरात्मा से बहुत खुशी मिल रही है। जिनका पूरा परिवार संक्रमित था, वो लोग बेचारे भोजन बनवाने में बहुत परेशान थे। उन लोगों को हम लोग घर तक खाना प्रोवाइड करना और कुछ लोग आकर लेकर जा रहे हैं। कुछ गरीब लोग भी इस मुहिम में आ रहे हैं और अपना भोजन से पेट भर रहे हैं। तो हम लोगों को बहुत खुशी मिल रही है और निश्चित रूप से मुहिम बहुत अच्छी है और लगातार निरंतर जो है लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मंगलौर क्षेत्र के लिब्बरहेड़ी गांव में लगातार हो रही मौतों की खबर मीडिया में आने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। गांव में ना तो कोई व्यक्ति बाहर से आ सकता है और ना ही बाहर का व्यक्ति गांव के अंदर आ सकता है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर जाकर सभी लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं और जिले की सबसे बड़ी ग्राम सभाओं में शामिल लिब्बरहेड़ी गाँव में पिछले दिनों एक के बाद एक हो रही मौतों ने गाँव में डर का माहौल बना दिया था, जिसके बाद अब गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम को तैनात किया गया, जो कि हर घर जाकर सैंपल इकट्ठे करती है। वो कोविड के रिगार्डिंग शासन के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है और जो डीएम सर की डायरेक्शन है उसको एक तो कर्फ्यू का प्रॉपर पालन करवाया जा रहा है। जो टाइम फ्रेम गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है जिसमें कुछ चीज़ों को छूट दी गई है उसी को अलाउ किया जा रहा है। और बाकी लिब्बरहेड़ी में जो कुछ डेथ के प्रेफरेंस सामने आए हैं तो उसमें जो परिवार है उनसे भी वार्ता की गई। और बाकी एक तो पूरे गांव का सैंपलिंग करवाया जा रहा है कंटिन्यू 3 दिन से। तो 150 के आसपास जो कल तक का सैंपलिंग करवाया गया था उसमें 7-8 पॉजिटिव केसेस आए थे और आज पुनः सैंपलिंग करवाया जा रहा है जिसमें कि 3 लोग पुनः से पॉजिटिव आए हैं। तो उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। ऐसे में मरीजों के लिए ऑक्सीजन और बेड की कमी पड़ी है, जिसको देखते हुए विधायक पुष्कर धामी ने खटीमा के सिविल अस्पताल में
20 बेड की जगह 50 बेड का इंतजाम करने के आदेश दिए। साथ ही विधायक निधि से क्षेत्र देवरी, चकरपुर, प्रतापपुर, नगला, तराई में भी सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 4-4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए ताकि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों को ऑक्सीजन की कमी ना हो। आज 1-2 दिन के अंदर ही 50 बेड का करने वाले हैं। अभी 20 बेड का चल रहा था, उसको 50 बेड का कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारी चारों सीएचसी हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, चकरपुर, ड्यूरी, नगरा, तराई और प्रतापपुर, वहाँ पर 4-4 कंसंट्रेटर लगाए जा रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर त्वरित तौर पर जो मरीज आएंगे उनका इलाज वहाँ पर त्वरित रूप से वहाँ पर हो पाए, उनको वहीं पर जो है सुविधा मिल पाए। खबर हल्द्वानी से, जहां नीलकंठ अस्पताल में महिला की मौत होने से अस्पताल में तोड़फोड़ की गई, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि एक गर्भवती महिला 14 दिन से अस्पताल में भर्ती थी। महिला की मौत इलाज के दौरान हुई थी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया था और गुस्साए परिजनों ने डॉक्टरों के साथ बदसलूकी करते हुए अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। नीलकंठ हॉस्पिटल में एक पेशेंट 14 दिन से भर्ती थी, उसका इलाज चल रहा था। स्थिति उसकी काफ़ी क्रिटिकल थी। डॉक्टर के द्वारा उनके परिजनों को बताया भी गया था और उस पेशेंट के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस पे उसके जो घर वाले थे वो काफ़ी आक्रोशित हो गए। परिजनों ने अस्पताल में उसके बाद तोड़फोड़ की और वहाँ पे काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बन गया। मनीष शर्मा जोशी जो उसके मैनेजर हैं अस्पताल के, उनकी तहरीर के आधार पर कोतवाली हल्द्वानी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है इन लोगों के खिलाफ। इसमें आईपीसी की जो तमाम धाराएं हैं उसमें और आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी एक्ट और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। इसमें 5-6 लोग जो उनके तीमारदार थे, जिनके द्वारा वहाँ पे हंगामा किया गया था, तोड़फोड़ की गई थी, अभद्रता की गई थी, उनके विरुद्ध ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर से सही साबित हुई है। पूरे उत्तराखंड में भारी बारिश होने लगी है। जिले पौड़ी के दूरदराज क्षेत्र ब्लॉक थलीसैंण में आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से किसानों के चेहरे पर रौनक भी देखने को मिली। काश्तकारों का कहना है कि ये बारिश धान, झगोरा, मंडुआ, आलू की फसल के लिए काफी लाभकारी है। दूसरी तरफ क्षेत्र में सुबह से हो रही बारिश की वजह से तापमान में भी काफी गिरावट आई है। पौड़ी जिलाधिकारी ने पहले ही जिले में अलर्ट जारी कर दिया है। तो सरोवर नगरी और उसके आसपास के देर रात्रि से मूसलाधार बारिश पड़ रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के पड़ने से ठंड में भी इजाफा हुआ है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता बारिश में भी लोगों को बस स्टेशन पर निःशुल्क काढ़ा पिला रहे हैं, जिसकी काफी तरफदारी भी हो रही है। इधर बारिश के पड़ने से आज 10 बजे तक खुलने वाली दुकानों में भी सुना सपाटा देखने को मिला। झील में भी थोड़ी बहुत पानी के लेवल की बढ़ोतरी भी हुई। उधर लोगों ने गर्म कपड़ों का भी सहारा लिया। देर रात से ही मौसम का मिजाज बिगड़ने लगा था और सुबह से मूसलाधार बारिश होने की वजह से लोगों की थोड़ी परेशानी भी जरूर बढ़ी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे रुड़की की, जहां सरकड़ी ताहरपुर गांव में आपसी रंजिश के चलते पूर्व प्रधानपति शहनवाज और गांव के ही दूसरे पक्ष के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें शहनवाज ने दानिश नाम के एक युवक को अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार दी, जिससे दानिश और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया और पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। तो रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने भूत बंगला में हुए गोलीकांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए मामले का एसपी सिटी ने खुलासा कर दिया है। एसपी सिटी ने खुलासा करने वाली पुलिस को 2500 का इनाम देने की भी घोषणा की। बता दें आपको कि बीते 2 दिन पहले रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के भूत बंगला में मामले कहासुनी और झगड़े के बाद पवन नाम के युवक ने कमल को गोली मार दी थी, जिसके बाद कमल की हालत नाजुक होने के चलते उसे सुशाला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी रेफर कर दिया गया था, जहां उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। को 8:30 से 9 के बीच में एक फायरिंग की सूचना मिली भूत बंगला एरिया से। तो वहाँ पे जब पुलिस मौके पर पहुंची तो विक्टिम को हॉस्पिटलाइज किया गया और घटना में जो भी सत्यता थी उसकी जांच की गई। तो इसके आधार पर पता चला कि पवन नाम का एक व्यक्ति है जिसने कमल नाम के व्यक्ति पर फायर किया है और इनका आपस में भी विवाद चल रहा था और उस दिन ये घटना कारित करी पवन ने।
और इसमें कौन कौन सम्मिलित हैं, पूरी टीम बनाई गई। तो हमारी पुलिस टीम, एसओजी टीम उसमें इंक्लूडेड है, सीओ साहब, एसपी क्राइम साहब, और सभी ने इसमें बहुत तत्परता से काम किया। और 24 घंटे के अंदर पवन जो मुख्य अभियुक्त है जिसने फायर किया था उसको अरेस्ट किया है और उसके साथ तमंचा भी बरामद किया जिससे फायर किया गया था। उसके साथ एक और अक्यूज सत्यम को भी गिरफ्तार किया गया। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।